बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। टीवी लाइसेंस फीस में इजाफे की तजवीज़ को मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तय ये था कि पीटीवी की जो लाइसेंस फीस है इसमें इजाफा 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाए, लेकिन फिर काबीना में यह फैसला किया गया है कि इस पर मजीद गौर गौस किया जाएगा और आइंदा हफ्ते तक के लिए इसे मौखर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीटीवी की तंजीम 9 का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसकी भी मंजूरी दी जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर सवालात भी किए गए और जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है 2 रुकनी बेंच का, ख्वाजा बरदरान ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब की जो पैरागॉन केस में बेल पे एक तफसीली फैसला सामने आया 87 सफ़ात पर, उसका भी सवाल किया गया, जिस पे शिबली फराज साहब का ये कहना था और उन्होंने अपोजिशन को हत्वे तनकीद ठहराते हुए कहा कि उनकी वजह से इस कवानीन में तब्दीलियां ना हो सकी। आपके इल्म में है कि जो ये फैसला सामने आया है जस्टिस मकबूल बाकर साहब का तहरीर करदा, इसमें नैब के किरदार, उनकी कारकर्दगी, जो अब तक की उनकी एहतसाबी कार्रवाई हैं उस पर बहुत ही संजीदा किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसके बाद से मीडिया में ये बहस चल पड़ी है कि नैब की का जो किरदार है इसके कवानीन में जो सुकम पाए जाते हैं उसमें बेहतरी कैसी लाई जा सकती है। नून लीग ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि इंसदादे बदउनवानी के लिए एक नया इदारा बनाया जाए। इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए 2 इंतहाई अहम शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में हमारे नहायत मोहतरम है, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, मरकजी नायब सदर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और डिफेंस रह चुके हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं वेरी नोटेड लॉयर, पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर पे अब उनके रहनुमा हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। अली जफर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। मैं आपकी इजाजत से अली जफर साहब से जरा कानूनी नुकात पर भी बात कर लीजिए। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली जफर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, नैब कवानीन, नैब के तरीक़ाकार के हवाले से बड़े सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन आई है। कहा गया है कि नैब के इदारे को जो है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, अपोजिशन के बाजू मरोड़ने के लिए, और बेहतरी के बजाय इससे ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये जो ख्वाजा बरदरान की बेल केस में तफसीली फैसला आया है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? नैब के इदारे के हवाले से ज़ाहिर बात है नैब की जो चेयरमैन है वो बड़े मोहतरम है और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि नैब के इदारे को बंद हो जाना चाहिए, नया इदारा बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, मैंने इस जजमेंट को बड़ा डिटेल और तफसीली उसको फैसले को पढ़ा है जी। मेरी नज़र में इसको आप 3 हिस्सों में एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा तो है जो कि कानून के बारे में बात की गई है कि नैब के कानून में क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो लिबर्टी है एक शख्स को बेल देने के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, हमारा आइन इसके बारे में क्या कहता है जी। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये जजमेंट बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है। अच्छा। और उसमें मुस्तकबिल में जो बेल के मैटर्स हैं वो इसके मुताबिक अब फैसला होगा कि आपने किस सिचुएशन में बेल देनी है और किस सिचुएशन में बेल को नहीं देना। ये इसलिए बहुत ज़रूरी था, बड़ी कन्फ्यूजन थी बेल के कानून में, नैब के स्पेशली बेल के मामले में, वो उसके ऊपर बहुत क्लैरिफिकेशन हुई है, तो कानूनी हद तक तो बहुत एक अच्छा फैसला हुआ है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी पे, जितना आपने जिक्र किया, एक तनकीद की है। जी। मेरा ख्याल है तनकीद करना सुप्रीम कोर्ट का हक है, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी अदारे की तनकीद करे तो वो फिर एक तरह से बेहतरी इस तरह होती है कि वो उस तनकीद के मुताबिक अदारा अपने आप को बेहतर कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, जो खामियां हैं उनको हटा सकता है। तो वो अगर इस स्पिरिट में देखा जाए इस जजमेंट को, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाके नैब अपनी कारकर्दगी जिस तरह वजाहत की है अदालत ने, उसके मुताबिक तब्दीलियां ला के बेहतर कर सकता है।
तीसरा हिस्सा है इस जजमेंट का जो कि बेल ग्रांट की गई है वो फैक्ट्स पे है, ठीक। वो उस पे बहुत सारे लीगल पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन केस में ये खामियां हैं जिसकी वजह से बेल देनी है, तो वो उसकी डिबेट अपनी अलग है। वो हर केस में मुख्तलिफ हकायक होते हैं, कुछ केस में प्रोसिक्यूशन बेहतर होती है, कुछ में खामियां होती हैं। इस केस में कोर्ट ने देखा कि ऐसी खामियां थी केस में जिसकी वजह से जमानत देनी पड़ी। तो ये तीनों एस्पेक्ट हैं इस केस के। अब जहां तक सियासी बहस है इस पे, मेरा ख्याल है जो लोग कह रहे हैं कि नैब को तब्दील होना चाहिए, नया आप बना दें अदारा, वो शायद जजमेंट को समझे नहीं, और जजमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, जो वजह है जिस वजह से अदालत ने इतनी वजाहत की सारे इन तीनों मामलों पे, उसको भी सही तरह उसकी तशरीह नहीं कर सके जो लोग। जरा आप मेरे साथ रहेगा अली जफर साहब, चूंकि खुर्रम दस्तगीर साहब भी मौजूद है और आपने कहा कि वो उस जजमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सके। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अली जफर साहब ने इसको 3 हिस्सों में बयान किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है, क्या अगर नैब के कानून में आप समझते हैं सुकम है, आप खुद भी हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी भी रहे, उनमें बेहतरी के लिए कोई कानून साजी की जाए, ये अक्सर मुतालबा के नैब को बंद करके एक नया इदारा बना जाए। पहले इतनी एंटी करप्शन बॉडीज हैं और उस एंटी करप्शन बॉडीज के होते हुए भी पाकिस्तान में करप्शन तो पाई जाती है, क्यों कर नैब को बंद करके एक नया इदारे की आपने बात की? अली जफर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त, जो 3 हिस्सों का तज्जिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई इसके 3 हिस्से हैं, एक चौथा हिस्सा बहरहाल उसके अंदर धुंधला सा मौजूद है कि नैब लॉ को हुकूमतों ने इस्तेमाल किस तरह किया, उसका एब्यूज हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, और ये हिस्सा भी उसका पढ़ने के काबिल है। और ये वो हिस्सा है जिसका शिकार मुस्लिम लीग नून बनी है, चाहे वो इंजीनियर कमरुल इस्लाम थे जो 8 महीने जेल में रहे, इलेक्शन से पहले गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ना पड़ा, शहबाज शरीफ 133 दिन रहे, छोड़ना पड़ा, शाहिद खान अब्बासी रहे, छोड़ना पड़ा, हमने एहसन इकबाल को रखा, छोड़ना पड़ा, मरीम नवाज को रखा गया नैब लॉ में, उनके ऊपर भी हाई कोर्ट की बहुत सीरियस जजमेंट है इसी पैराए में, जिस पैराए में इस दफ़ा जस्टिस मकबूल बाकर ने जजमेंट दी है कि ये बहुत ही ड्रकोनियन तरीक़ेकार है कि नैब जो है बगैर सबूत और शवाहिद के। तो ये जो एक्चुअली जो एब्यूज़ वाला हिस्सा है जिसके ऊपर कोर्ट ने एक बहुत दिलचस्प रिमार्क दिया है कि बोने लोगों को बाकायदा परवरिश की गई और उनको हुकूमत और ताकत दी गई। तो ये जो इशू है कि ये नैब, उसका एक उन्होंने टूल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जस्टिस मकबूल बाकर ने, कि नैब एक टूल बना है इस सियासी इंजीनियरिंग का। तो ये जो हमारी डिमांड है वो ये है कि मुल्क में ज़रूर ख़ासतौर पे फेडरल सतह पर फेडरल गवर्नमेंट को देखने के लिए एक एहतसाब का इदारा होना चाहिए, लेकिन कौमें तरक्की इस तरह करती हैं, अगर आप इससे कतई नज़र की ये परवेज़ मुशर्रफ जो आमरीत का दौर था उसमें ये कानून है, लेकिन 1999 से 2020 तक 21 साल एक तजर्बा हुआ है, अब तकरीबन रबा सदी यानी क्वार्टर सेंचुरी होने लगी है। ये तजर्बा पाकिस्तान में करप्शन रोकने में नाकाम है। आप इस पर गौर कीजिए कि पिछले 2 साल ये हुकूमत जो एहतसाब का नारा लेकर आई थी और उन्होंने कहा जी हमने इसको भी जेल में डाल दिया, उसकी जेल में डाल दिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पाकिस्तान 117 से 120 नीचे आ गया। तो उससे करप्शन में कमी नए इदारे बनने से होगी या कोई कानून को ऐसा जबरदस्त हमें एक नया, चाहे हम इदारा बनाएं या FIA में एक ऐसा सेक्शन कायम किया जाए कानून साजी के जरिए, जो FIA का रिमिट है उसके अंदर ऐसा कानून कि ये जो इशू है कि ये नैब का ये इस तरह का जो इस्तेमाल है, जो सबसे भयानक बात है जिसके ऊपर आई थिंक जस्टिस बाकर की जो जजमेंट है वो इसलिए अहम है कि ये बुनियाद बनेगी आने वाली जूरिस्प्रूडेंस जो भी अदालतों में केस चलने हैं, क्योंकि जस्टिस बाकर ने अपने रिमार्क्स दिए हैं लेकिन उन्होंने नैब के कानून का कोई हिस्सा आइन के खिलाफ नहीं करा, अल्ट्रा वायरीज है वो करार नहीं दिया, हालांकि उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन गालिबन चूंकि प्रेयर नहीं थी, जो पिटिशनर था, तो उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की, तो उनकी बेल उनकी बेल एप्लीकेशन थी। लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं वो आने वाले दिनों में इस बात को जाहिर करेंगी कि ये मसलन जो फंडामेंटल राइट्स का इशू है, उन्होंने मसलन जो बर्डन ऑफ प्रूफ
एक्यूज्ड के ऊपर है, उन्होंने इस पर भी बात की जो कि कानून के सरीहन खिलाफ है। उन्होंने ये भी बात की कि आप किस तरह किसी शख्स को बगैर और खवातीन को भी पकड़ा गया, इसमें मरीम नवाज भी इसका शिकार रही हैं, कि आप किस तरह बगैर सबूत और शवाहिद के आप ऐसी चीजें जोड़ देते हैं और उसको बना देते हैं। और दूसरा जो एक तजर्बा बड़ा भयानक हुआ है, हमें जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए, ये तो ऑब्वियस है कि मतलब नैब में बेल की इजाज़त नहीं है, वो बेल की होनी चाहिए इजाज़त, ठीक। लेकिन आप देखिए ना कि नैब की जो अदालतें हैं वो, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, वो कठपुतलियां बनी हैं हुकूमत के हाथों में। अदालतें और जस्टिस अरशद मलिक का केस आप देख रहे हैं कि वो किस तरह वो हैंडल हुआ और उसका कितना भयानक अंजाम हुआ उन साहब का भी। और हमने ये भी तो देखा ना कि जो हमें याद रखना चाहिए आपके नाजरीन के लिए, साद रफीक की जो केस है और जस्टिस बाकर ने जब उसकी डिटेल्स जो डिस्कस की हैं, जो असल उनका रिमिट था, उन्होंने नैब का केस जो है वो एक एक करके उसको ताराज कर दिया कि ये यहां कोई केस ही नहीं था। लेकिन ये नहीं कहा उस पैरे में कि ये जो बेल एप्लीकेशन को कंफर्म कर रहे हैं, इसकी जो केस का मंतकी इंजाम है उससे कोई ताल्लुक नहीं। केस तो चलेगा ना? देखिए ना, केस तो चलेगा ना, वो तो क्योंकि एक लिमिटेड एप्लीकेशन जो असल में समझाने की, साद रफीक साहब नैब कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में मल्टीपल दफा गए हैं जी, उनको वहां रिलीफ नहीं मिला। अब अगर ये आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यहां केस ही कोई नहीं था, यहां सबूत ही कोई नहीं था, तो इसका मतलब कि एक तो 16 महीने की उनकी जो गिरफ्तारी, लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि यहां अदालती निजाम की एक नाकामी भी तो हम सामने आई कि जहां केस ही कोई नहीं था, उसके बावजूद कई दफा बेल रिजेक्ट हुई और आके फिर फाइनली द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। और मैं अब ये भी बता दूं अनवार साहब कि अक्सर नैब के एक्यूज जो हैं उनके पास ये ताकत नहीं है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों वो वहीं पड़े हुए हैं, उनकी जेलों में पड़े हुए हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। यहां एक ऐसी चीज हुई है, मुझे ये उम्मीद है कि ये जो जस्टिस बाकर की जजमेंट है, ये आने वाले दिनों में एक बुनियाद बनेगी नैब के कानून को खत्म करके हमें एक बिल बाहर पार्लियामान की इज्तिमाई दानिश से एहतसाब का एक नया कानून और इदारा बनाना है। अली जफर साहब बताइएगा, खुरम साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी, एहतसाब अदालतों के हवाले से भी इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। पेशेवर चीफ जस्टिस साहब ने एहतसाब अदालतें और जजेस की तादाद में इजाफे की भी अहकाम जारी किए थे। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आपने 3 सेक्शंस इस जजमेंट के बताए, चौथे जो जजमेंट का हिस्सा है उसमें ये उसमें से तलाश अब्यूज ऑफ लॉ के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो नए इदारे की बात कर रही है। बैरिस्टर साहब जी देखिए, जहां तक जजमेंट का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि जजमेंट से एक चीज जो जाहिर होती है और इसकी बात हर कोई कर रहा है और मैंने भी काफी प्रोग्राम्स में की है, वो उससे ये चीज साफ जाहिर हो जाती है कि नैब के कानून में तब्दीली की जरूरत है। ठीक। उससे आगे जाना कि आप नैब को खत्म कर दें, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम बात है जो कि जिससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। आप नैब के कानून को जरूर तब्दील करें। आप देखें कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी, उस ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट्स थी, जो तरमीम थी नैब के कानून में, वो बहुत अच्छी, उसको बिजनेस कम्युनिटी ने भी और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन बदकिस्मती से वो चूंकि ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत कम होती है, अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट ने ही एक कानून साजी करनी होती है जो कानून लंबा आए, जो लंबे अरसे के लिए। तो वो तरमीम जो है नैब की कानून की, वो बदकिस्मती से पार्लियामेंट अभी तक कर नहीं सका। मुझे जो इल्म है वो ये है कि एक कमेटी बनी हुई है जो उसको एग्जामिन कर रही है, लेकिन उस कमेटी ने अभी फैसला नहीं किया कि अमेंडमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स की जो कारकर जो होना चाहिए जिस तरह, उस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा। पार्लियामेंट में भी बिल के तौर पे वो पेश नहीं हुआ। तो इसलिए वजह मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये एक तरह सपोर्ट होती है कि आपको अमेंडमेंट कानून की जरूरत करनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करे, लेकिन चूंकि अभी तक वो नहीं हुआ तो ये आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन नया अदारा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा। कानून साजी होनी चाहिए। यही अदारा जिसको बड़ा एक्सपीरियंस है वो आगे चला सकता है। एंटी करप्शन की एक अदारा बहुत मजबूत किस्म का बन चुका है हमारा,
बहुत जरूरी है कि उसको हम सपोर्ट करें। अली साहब, ये ट्रस्ट जहाँ कैसे तक रीबिल्ड नैब किया जा सकता है इदारे के accountability हवाले जजिल का से? ताल्लुक है। अली साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, जैसे अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है, तो इनको इतराज है कि जी एक तरफा एहतिसाब हो रहा है। जब पीपल्स पार्टी जब ये इक्तदार में थे तो इनके मुखालफिन का ये राय थी कि जी अपोजिशन का एहतिसाब होता है। जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो तो नैब के इदारे की कारकर्दगी से मुतमिन होती है, लेकिन ये हमने देखा है कि जो अपोजिशन में जाते हैं उनको ये होता है कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस चीज को कैसे पाक किया जा सकता है? एक इदारे की क्रेडिबिलिटी को कैसे खड़ा किया जा सकता है? देखिए, ये तो इस पे डिबेट होती रही थी, और फिर आपको याद होगा कि कुछ साल पहले फैसला किया गया था कि इसको अदारे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जी सबसे जरूरी है कि उसके सरबराह का चॉइस अपॉइंटमेंट किस तरह की जाए, और फिर उससे भी जरूरी है कि उसको हटाने के लिए भी सिर्फ वही एक रास्ता हो जो एक जज को हटाने के लिए है। तो जब आपका नैब के अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट है, नैब के चेयरमैन की, नैब के अदारे की जो सेल्फ रेगुलेशन है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी आज़ाद है, और उनका टेन्योर जो है उनको रिमूवल भी नहीं हो सकता, उनको हटाया भी नहीं जा सकता स्वाय एक तरीकेकार के जरिए, तो फिर इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट मेरा ख्याल है अदारा नहीं हो सकता। आप जो भी कह लें, आपने कानून साजी की है, पार्लियामेंट ने इसके ऊपर नैब का कानून बनाया था। जहां तक इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, सारी डिबेट्स आपके सामने हैं, रिकॉर्ड पे नेशनल असेंबली की भी और सेनेट के भी रिकॉर्ड मौजूद हैं। सब ने डिबेट की थी इस इंडिपेंडेंस पे, और ये फिर फाइनली उन्होंने ये वाला कानून लेके आए थे। अब उस कानून के अंदर इंडिपेंडेंस का इशू नहीं है, कानून के अंदर एहतिसाब अदालतों के हवाले से भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, चूंकि आप एक बड़े जबरदस्त लॉयर, एहतिसाब अदालतों की कारकर्दगी पर भी सवालिया इन्होंने निशान उठाया और कहा कि जैसे ख्वाजा साद रफीक, चूंकि उनका केस इन क्वेश्चन था और ये बेल कंफर्म भी हुई तफसीली फैसले में, उनको बेल नहीं मिल रही थी और मुख्तलिफ अदालतों के उन्होंने चक्कर काटे, और एट द एंड ऑफ द डे जो हाईएस्ट कोर्ट इन द पाकिस्तान, टॉप कोर्ट से उनको बेल मिली, और उनका हर कोई शख्स जो है, पॉलिटिशियन असाइड और भी सनतकार है, ताजिर है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनको बेल नहीं मिल पाती और हर कोई रुजू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट का। देखिए जी, नैब कोर्ट्स के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो आपको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे नैब के जो कोर्ट्स हैं, जो जज साहिबान बैठे हैं, उनके ऊपर कोई इल्जाम आप लगा सकते हैं। यस, ये जरूर बात है कि कुछ ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, कुछ कम कॉम्पिटेंट होते हैं, कुछ फैसले गलत होते हैं, कुछ फैसले सही करते हैं। ठीक, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे नैब के जो जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, ऊपर जाके फिर तब्दील भी हो जाते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के होते हैं। उसके अलावा ये भी है कि जो जज साहिबान हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा तादाद है केसों की कि वो शायद उस तरह इंसाफ नहीं कर सकते जिस तरह एक करना चाहिए। लेकिन सारा इल्जाम आप जज साहिबान पे भी नहीं लगा सकते, इसमें प्रोसिक्यूशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि आपको तो पता है मेरे से बेहतर कि जज सिर्फ वो फैसला कर सकते हैं जो कि फैसला उनके सामने प्रोसिक्यूशन लेके आए। साहब की इन्होंने एग्जांपल दी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बरतरफ हो गए जज अरशद मलिक, उनकी एग्जांपल दे रहे थे। जी, वो एक मैंने कहा कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते, वो एग्जांपल एक जरूर है। ठीक, वो एक उनको जो उन्होंने हरकत की और जो जिस मिसकॉन्डक्ट की वजह से उनको हटाया गया, मेरा ख्याल है कोई भी रीजनेबल आदमी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से सारे जज साहिबान जो हैं उन पे भी वो अली साहब मेरे साथ ही रहेगा। आपने हम लोग तो खुर्रम दस्तगीर साहब से मैं पूछूंगा, आप मेरे साथ रहेगा। खुर्रम साहब, ये जो उन्होंने बात की कि ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसमें बड़ी अच्छी तरमीमात भी थी, क्यों नहीं पास क्यों नहीं हो सका? और शायद शिबली फराज साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कर रहे थे। आपकी कोई कमेटी भी ऐसी बनी हुई है, उस पर नून लीग की क्या इनपुट है? देखिए, हुकूमत 2 साल से इस पे लेतोलाल कर रही है। हमने फरवरी में अपना फाइनल ड्राफ्ट, और मैं उसका शाहिद हूँ, फरवरी 2020 में हमने अपना फाइनल ड्राफ्ट हैंड ओवर कर दिया हुआ है। उसके ऊपर हुकूमत कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उनकी अपनी नाअहली की वजह से, देखिए ना, अगर ऑर्डिनेंस जो लेकर आए थे पिछले साल के आखिर में, उनके पास मेजॉरिटी है, वो कौमी असेंबली से पास करवा लेते।
लेकिन उन्होंने ये भी करवाना मुनासिब सेनेट से भी फिर पास होना सेनेट से बात तो ये है कि हमसे आकर बात तो करें ना, अगर सेनेट से पास करवाना जो कमेटी बनी उसमें आप लोगों का डायलॉग तो हो रहा है, आपने कहा ना जी, फरवरी 2020 में जमा डायलॉग कराई। मुस्तकिल जब हुकूमत की मर्जी होती है वो डायलॉग ऑन कर देते हैं। देखिए जनवरी में डायलॉग काफी हुआ हुकूमत को, जिसके नतीजे में फिर ये फरवरी वाला ड्राफ्ट जो है वो हुआ। फरवरी के बाद से फिर खामोशी थी, अब अचानक फिर ये मामला खड़ा हो गया तो अब उस पर गुफ्तगू होगी। दूसरा देखिए ये बात दुरुस्त है और मैं तमाम जजेस को आप मदून नहीं कर सकते, ठीक, और जजेस बीच में ऑनरेबल भी हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन इसमें दो फैक्ट्स हैं नैब कोर्ट में। नंबर वन, नैब के जो जजेस हैं वो वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, वो अदलिया के बराह रास्त इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाते हैं। हायर जुडिशरी के मातहत हायर जुडिशरी के नहीं है, उनसे लिए जाते हैं ना, कहा जाता है कि आप ना, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो या उनको जज रखना है या नहीं रखना है एज नैब जज, वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अच्छा, ठीक है जी, जिसकी वजह से मुसीबत और बहुत सारी। दूसरा ये है कि जजेस की कॉम्पिटेंस और उनके जो एथिक्स हैं उससे कता नजर नैब का रिकॉर्ड है रिमांड पे रिमांड पे रिमांड। जब भी जाके प्रोसिक्यूटर रिमांड मांगा है उसके पास सबूत था नहीं था, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की है नहीं की, जजों ने अंधाधुंध रिमांड है जी। ये मैं जानना चाहता हूं ना जी कि हमारे सामने अब ये मामला थ्योरेटिकल नहीं है, हमजा शहबाज का केस है, 1 साल हो गया है, रेफरेंस फाइल नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई ट्रायल नहीं हो रहा, पर रिमांड में ले जा रहे हैं। भाई क्यों आपने एक शख्स की जो बात जस्टिस बाकिर ने लिखी है कि आप एक शख्स की जो लिबर्टी है वो कैसे सलब कर सकते हैं जब आपने उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किया। दूसरा ये है कि देखिए हमारे दौर में हमने ये देखा, ये दिलचस्प बात है कि हुकूमत नैब का निशाना बनी, नॉट द ऑपोजिशन। PMLN के दौर में जो आखिरी साल हमने आखिरी 1.5 साल देखा है, और इशू बार बार उठेंगे। अब आप इसको देख लेंगे जी, आप बेल का इशू, बर्डन ऑफ प्रूफ का इशू, जिस तरह जस्टिस बाकिर ने, अरेस्ट की पावर का इशू, एसेट्स फ्रीज करने का इशू, ये तमाम इशूज ऐसे हैं जहां नैब जो है, एक और जो इशू है, 21 साल में नैब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम नहीं कर पाई जिसके तहत ये सारी चीजें गवर्न हो। कानून में तो लिखा हुआ है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अदारे फ्रेम करते हैं अपने मामलात को चलाने के लिए। और दूसरी जो बात नाजरीन को तो शायद पूरी तरह वाज़ेह ना हो, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूं क्योंकि हजारों लोग उसका शिकार हैं। नैब एक ऐसा इदारा है जिसके पास अपनी जेल बनाने की ताकत है, अकूबत खाना बनाने की ताकत है, जो कि वो जहां वो लोगों को रखते हैं। अब वहां जो है, अनलाइक द जेल, पाकिस्तान की जेल्स में भी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम वहां कोई जेल मैन्यूअल और कानून है। नैब की जेल के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन खुर्रम साहब जो आप बात करें, फिर मैं अली साहब को जाऊंगा। मेरे जहन में सवाल है, आपने कहा हुकूमत होते हुए हमें एंड के टेन्योर में जो प्रॉब्लम, उस वक्त आप लोगों को ख्याल नहीं है कि ये जो फ्लॉज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो अरेस्ट की पावर्स हैं, चाहे रिमांड पे रिमांड देने की पावर्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जज साहिबान, इनमें इस्लाह कर ली जाती है, कानून में तरमीम कर ली जाती है। आई एग्री, ये इस्लाह पहले साल में होनी चाहिए थी जब भी हुकूमतें आती हैं। बाय द टाइम 2-3 साल गुजर जाते हैं। देखिए ये जो इल्जाम कर सके, जो इल्जाम आता है ना, इल्जाम पता क्या आएगा कि जी आप चाहते नहीं कि एहतसाब हो। भाई कौन नहीं चाहता एहतसाब हो? अब तो हमने भुगत लिया, हमारे दर्जनों लोगों ने भुगत लिया है और आज भी भुगत रहे हैं। आज अब खबर आई कि अचानक जो है शाहिद का खान अब्बासी के एसेट्स फ्रीज हुए हैं। व्हेन यू वर इन द पावर और पीपल्स पार्टी भी थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी में भी आप लोगों ने तय किया था कि ऐसा इदारा बनाया जाएगा जो अबव बोर्ड होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। वो क्यों नहीं, वो बात हो, अमली जामा क्यों नहीं पहना जा सकता? मैं खुलकर बात करूंगा, हमें ये एप्रीहेंशन थी कि कोर्ट्स इसको बदनीयती समझेंगे कि जी अपने आप को बचाने के लिए कानून बदल, इसलिए आप लोगों ने किया। और इसीलिए आज भी अगर इसको चेंज करना है, बेहतर यही है कि ये जो अकूबत खानों वाला कानून है, ये अकूबत खानों वाला इदारा है, ये खत्म हो और इसकी जगह हम नई कानून साजी करें, हम नए कवानीन बनाएं, नए तरीके। पीपल्स पार्टी इस पे आपके साथ पेज, जी मेरे ख्याल में वो आएंगे। देखिए एक बात है, वो साहिर लुधियानवी ने कहा था ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। 21 साल बाद मकबूल बाकिर की जजमेंट आई है जिसने तीनों इश्यूज को हाईलाइट किया है, जो इंडिविजुअल केस है, जो नैब के ऑपरेशंस है और नैब का जो लॉ है, और चौथा जो अब्यूज है। वो चारों चीजें जो हैं वो पहली दफा खुलकर अवाम के सामने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखी हैं।
इसीलिए अगरचे बेहतर तो ये होता कि वो अल्ट्रा वायरस करार देते कि जी सेक्शन 24 अरेस्ट नहीं वाला, किया। वो उन्होंने नहीं किया बिकॉज उनके सामने वो प्रेयर prayer नहीं नहीं थी। लेकिन ये एक बुनियाद बननी चाहिए Yes. एक नए कानून की और एक नए एहतसाब के इदारे की, जिसके ऊपर हम सब एतमाद रख सकें। जी अली जफर साहब, ये बताइएगा, आप खुरम दस्तगीर साहब का आर्गूमेंट सुना, उन्होंने कहा कि रिमांड बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, आप तो खुद चुके एंडलेस रिमांड, एंडलेस रिमांड्स मिल जाते हैं, इसकी क्या वजह है आपकी राय में, और इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? और दूसरा, उन्होंने ये नैब की जो पावर्स हैं जिसपे वो उनका अपनी जेल सेटअप कर सकते हैं, उस हवाले से कुछ बताइएगा, वजाहत की हुई कीजिएगा। हैं। सेटअप की हुई है, खुरम साहब कह रहे हैं। चारों हमारे जी देखिए, खुरम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, रिमांड का जो नैब का कानून है जी, वो एक तरह से रिमांड का इख्तियार देता है। ये भी इख्तियार देता है कि एक नैब इन्वेस्टिगेशन से पहले ही इंक्वायरी स्टेज पे भी अरेस्ट कर दे। ये भी इख्तियार देता है कि उनको एक तरह से रेफरेंस एक फाइल करने के बाद सप्लीमेंट्री रेफरेंस और फिर सप्लीमेंट्री रेफरेंस के ऊपर भी सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल की जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं इस कानून में। गलत डिसीजन को भी आप एक तरह से करप्शन कह के आप केस नैब फाइल कर सकती है। जी, ये बहुत सारे मसाइल थे जो कि आपको पता है ये कानून 1999 में आया था। जी, 20-25 साल, मेरा ख्याल है 2 बार शायद PMLN की हुकूमत आई, शायद 2 बार ही पीपल्स पार्टी की भी हुकूमतें आई। एक बार आई मेरे ख्याल में, जी, एक बार आई। नहीं, उससे पहले इंतखाब लॉ भी यही था। पार्लियामान में डिबेट नहीं हुआ, ये ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया था और अभी तक कैरी कर रहा है। परवेज मुशर्रफ ने किया, 1999 का ऑर्डिनेंस है। जी, 99 से पहले भी इंतखाब एक्ट भी था, उसमें भी हाँ, वो सैफ और रहमान साहब जो थे जिसके सरबराह, जी जिसके सरबराह थे। तो ये इश्यूज आते रहे और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट में होने के बावजूद तब्दीलियां नहीं लाई। उसकी वजह क्या थी क्या नहीं थी, उसमें शायद डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी तब्दीली नहीं की गई। अब ये कहना कि ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो कानून ये कहता है, कानून इजाजत देता है कि रिमांड पे रिमांड हो, कानून ये इजाजत देता है कि आप इंक्वायरी स्टेज पे अरेस्ट कर लें। तो अगर वो कानून इजाजत देता है तो फिर उसका हम ये नहीं कह सकते कि कोई नैब गैर कानूनी हरकत कर रहा है। नैब कानून के मुताबिक ही एक्ट कर रहा है। आपको मैं याद कराऊं दस्तगीर साहब को एक किस्सा, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, मैं उस वक्त क्योंकि प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, हमने बुलाया था और हमने इनवाइट किया था गवर्नमेंट को कि आप इस नैब के कानून में तब्दीलियां ले आएं। अच्छा, क्योंकि ये कानून जो है इसमें मसाइल हैं और आगे जाके ये फिर इश्यूज बनेंगे और एहतसाब का जो सिलसिला है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये आइन के मुताबिक इसकी तब्दीलियां करते हैं। हमने सजेशंस दी। पीपल्स पार्टी वाले तो जरूर आए थे, कायरा साहब आए थे उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा था कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। PMLN की तरफ से तो साफ इनकार था, उन्होंने तो आके कहा था कि नहीं ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो इसलिए ये अब कहना कि चूंकि हमारे खिलाफ एहतसाब हो रहा है इसलिए ये कानून गलत है, मेरा ख्याल है ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि अब माजी को छोड़ते हुए ठीक मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। और अब अगर सारी लोग बैठ के इस कानून में तब्दीलियां ले आए तो मेरा ख्याल है इसमें वो बेहतर होगा। कोई आप एक सवाल भी करना चाह रहे थे क्योंकि हमारे सेगमेंट का अली साहब आपने बड़ा अच्छा जी मेरा पॉइंट टेकन, एक सवाल करना चाह रहे हैं कि एक नैब का वाहिद कानून नहीं पाकिस्तान में जिसके अंदर ड्रकोनियन पावर्स हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत पर भी तो डिपेंड करता है। जिस तरह की इस अब्यूज ऑफ पावर हमने पिछले 2 साल में देखी है, अगेन बिगिनिंग फ्रॉम कमरुल इस्लाम, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हमजा शहबाज अभी भी अंदर हैं। ये जो क्या लॉ एक खराब लॉ है, फाइन, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको अब्यूज नहीं किया। यहां हमें हमारे साथ एक ऐसा केस मौजूद है जहां हमें याद रखना चाहिए
कि हुकूमत आते ही नैब के जो सरबराह हैं वो वजीर आजम को मुबारकबाद देने गए उनके लगाए दफ्तर। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने नहीं, और खुर्शीद शाह साहब ने, लेकिन To be fact. वो शाहिद हकान अब्बासी के दफ्तर में नहीं गए शुक्रिया अदा करने, वो इमरान खान के दफ्तर में गए शुक्रिया अदा करने और जो है उनको मुबारकबाद देने। और एक से ज्यादा वफाकी वज़रा जो हैं वो नैब के चेयरमैन के दफ्तर के विजिट कर चुके हैं, उनकी तस्वीर आ चुकी हैं। तो यहाँ एक खराब लॉ है, फाइन, एक खराब लॉ है, उसमें हमारी एक कोताही है। लेकिन असल आप ये मत भूलें कि विक्टिम कौन है, विक्टिम हम हैं, और ये कानून को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया है इंतकाम के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए और लोगों की जिंदगियां डिस्ट्रॉय करने अली साहब ये इसका तदारुक कैसे मुमकिन है सर टुवर्ड्स द एंड? देखिए जी, मैं तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आप हमें तारीख से सीखना चाहिए। आप देखें कि जब भी किसी के खिलाफ आप करप्शन का केस बनाते हैं, आप कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, चूंकि वो ताकतवर लोग होते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे यही आता है कि नहीं, ये तो हम विक्टिम बन रहे हैं, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये इसको मैं पॉलिटिकल साइड पे रखता हूँ। कानून में तो बड़ा क्लियर बात है कि अगर सर मैं फिर बड़ी माजरत के साथ मैं चाहता हूं कि मुझे एक क्लीन प्रोसिक्यूशन, नैब की कामयाब प्रोसिक्यूशन सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर दिखा दें। जी ब्रीफली अली साहब इसका कोई जवाब देंगे? जी नहीं, बहुत सारे केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किए हैं अकाउंटेबिलिटी करप्शन केसेस को, और बहुत सारे केसेस हैं जहां नहीं हुए। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई विक्टिमाइज हो रहा है। अगर कोई करप्शन करेगा उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कार्रवाई होगी, जो कानून के मुताबिक सबूत अदालत के सामने आएंगे, अदालत उसको बरी भी कर सकती है, अदालत उसको सजा भी दे सकती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है ओके जिसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा और जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, वक्त मेरा खत्म हो जाता है है। सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। बेस्ट अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया वाइस स्काइप लाहौर से। खुरम दस्तगी साहब आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल में इसका टेक अवे ये है कि आप तमाम पार्टीज, हुकूमत, अपोजिशन मिलकर जो कवानीन में सुकम पाए जाते हैं उसकी तसीह के लिए मुकालमा करें और उसको कानून साजी में तब्दील करें ताकि किसी को गिला ना रहे। व्यूअर्स यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम सोशल मीडिया, पबजी गेम जो है आर्जी तौर पे बंद है, बिगो जो एप्लीकेशन है उसे आर्जी तौर पे बंद किया गया और टिकटॉक को फाइनल नोटिस दिया गया है पीटीए की जानिब से, उस पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। प्रोग्राम सच के साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बिगो को बंद कर दिया है और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे मोबाइल ऐप है टिकटॉक, इसको भी हतमी नोटिस जारी कर दिया है और राय के मुताबिक फहश और गैर इखलाकी मवाद को अपलोड करने की वजह से ये इंतहाई इकदाम पीटीए की जानिब से किया गया है। व्यूअर्स आपके इल्म में होगा कि रवां माह हमने देखा कि बड़ी मशहूर गेम जिसने बड़ा चर्चा हासिल कर लिया था, प्लेयर अननोन इन बैटल ग्राउंड यानी पबजी को भी आर्जी तौर पर पीटीए ने बंद कर दिया था। मामला अदालत में भी गया है, वहां भी इससे मुतल्लिक फैसला रिजर्व किया गया है। हम इससे मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का दौरा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन और ये कम्युनिकेशन ऐप्स आ रही हैं, जाहिर सी बात है इस तमाम चीज़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरती इक़दार के मुताबिक इसको कैसे ढाला जा सकता है, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो इस सेगमेंट में हमने सोचा क्योंकि ये एक बड़ी तादाद को इफेक्ट करता है मामला और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसके बहुत ज़्यादा आदी भी हो गए हैं। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डीजी हैं और आप हैं डीजी साइबर विंग विजिलेंस निसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। निसार साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, लाउड एंड क्लियर। जी निसार साहब बताइएगा, ये जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की है न्यूज़, इसमें ये ठीक है कि आप लोगों ने जो बिगो एप्लीकेशन है लाइव स्ट्रीमिंग उसको बंद कर दिया आर्जी तौर पे और टिकटॉक जो काफ़ी अब मशहूर हो गई है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी फाइनल नोटिस जारी कर दिया है, इसकी क्या वजूहात थी, कुछ हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से बताएंगे निसार साहब? जी जी जरूर, थैंक यू वेरी मच।
देखें, लॉ के अंदर पीटीए को एम्पावर किया गया है कंटेंट मॉडरेशन के लिए, और जहां पर पीटीए जरूरी समझे सोसाइटी के और लार्जर इंटरेस्ट में, उस कंटेंट को ब्लॉक करे या जी। वो स्टेप्स ले जिससे वो कंटेंट रेगुलेट हो सके। तो ये तो लीगल प्रोविजंस है। जो पबजी की आपने बात की, पबजी जैसी और गेम्स भी हैं, लेकिन क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और इसको बहुत ज्यादा मासेस के अंदर इसको खेला जाता था, लिहाजा इसके इफेक्ट्स भी जो उनसे थे वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे। हमने मतलब एज बैक एज हम 2019 हमारे पास कंप्लेंट्स थी कि पबजी को बंद किया जाए, और मोस्टली जो कंप्लेंट्स थी वो फ्रॉम पेरेंट्स थी। अच्छा। पबजी के अंदर बच्चों का टाइम का जियान है, बच्चे जो उनसे हैं बड़े अग्रेसिव हो गए हैं, वो बड़े इरिटेंट हैं, इस किस्म की। लेकिन हम इसको ई स्पोर्ट के तौर पर लेते रहे और हमने इसको उस तरह तवज्जो नहीं दी। तवज्जो न देने से मुराद ये है कि हमने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया अच्छा। उस वक्त तक, जब तक 3 सुसाइड कमिट हुई, बच्चों ने पंजाब के अंदर सुसाइड कमिट की, तो हमें पंजाब पुलिस की तरफ से भी लिखा गया कि जी जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इसकी इस गेम के साथ उसकी एसोसिएशन बन रही है उन बच्चों की। अब ये एक ऐसा पहलू है कि गेम का फायदे एक साइड पर और इंसान की जान और खास तौर पर आपकी आने वाली नस्ल की जान दूसरी साइड पर। ठीक। तो अथॉरिटी ने फौरी तौर पर ये मुनासिब समझा कि इससे पहले कि चौथी जान जाए, इसको टेम्परेरी बंद कर दिया जाए, और जो इसका लीगल कोर्स है, इन्वेस्टिगेशन का कोर्स है पुलिस के लेवल पर, वो कंप्लीट हो, ताकि इसकी वजाहत के साथ ये पता चल सके कि इसकी कितना रिलेशन है उसके साथ। नंबर 2, इसके अंदर जो वायलेंस है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस है और उसके इफेक्ट्स भी हैं। फिर ये है कि इससे एडिक्शन भी है। ये चीजें जो सी हैं ये बड़ी वाज़ेह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा ये भी मकसद था कि हम पबजी को एंगेज करें और उनके साथ डिस्कस करें कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी तरह ठीक। सर्टेन एज लिमिट लगा दें, छोटे बच्चे ना खेल सके जिनके ज़हन के जरा कच्चे होते हैं। ठीक है। और दूसरा ये हम कर सके कि इसके अंदर जो वायलेंस की जो लेवल है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। ये वैसे मैं इतला के लिए अर्ज करूं, दुनिया के अंदर ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ। गेम्स जो बहुत ही ज्यादा वायलेंस बेस्ड गेम है दुनिया के अंदर, उनको पसंद नहीं किया जाता। एक और ब्लू खास वेल तौर भी पे गेम थी, ब्लू वेल इफ आई रिमेंबर, उस पे भी काफी ज्यादा खुदकुशियां की गई थी। आपने बहुत सही मेंशन किया। उसका भी एक रिजल्ट ये निकला था, उसके ऊपर भी यही इकदाम किए गए थे। और यूरोप और बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी गेम जो कि बहुत पॉपुलर हैं लेकिन वायलेंस बेस्ड हैं, उनको वो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। तो जो आप लोगों की पबजी की मुंतजमीन से बातचीत हुई, वो इस हवाले से कुछ उसमें मतलब बेहतरी लाने की या कुछ तरमीम करने का इरादा रखते हैं? मामला तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया और गालिबन फैसला भी रिजर्व हो गया है। एम आई राइट निसार साहब? जी हाँ, ये देखें, सबसे पहली रिट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। जी। लाहौर हाई कोर्ट में वो रिट डिसमिस हो गई। उसके बाद वो दोबारा उन्होंने इंटर कोर्ट अपील की। इंटर कोर्ट अपील में पीटीए को केस रेफर बैक किया गया कि भी आप इन दोनों पार्टीज को सुने और फिर उसके बाद फैसला दें। ठीक। उसके बाद एक प्लेयर जो से हैं गेमर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की कि जिसको ओपन किया जाए। फिर पबजी ने भी इसके ऊपर रिट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। तो लीगल कोर्स तो काफी ज्यादा लिया गया है इसमें। हमारी जो बात चल रही है पबजी के साथ, पबजी अगर बिलफर्ज हमारे साथ डायलॉग में आता है और कोई सोल्यूशन पेश करता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन हम बच्चों को इससे डिप्राइव नहीं करना चाहते। ओके, ठीक है। अब जरा उस पर आ जाए जो आपने, ठीक है कि आप किस बातचीत चल रही है, मामला अदालत में डिप्राइव नहीं करना चाहिए। ये जो रिसेंट आप लोगों के इकदाम उठाए हैं, ये जो बिगो एप्लीकेशन है और जो टिकटॉक है, टिकटॉक तो आपको मालूम है अब तो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ मिलकर जो है बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने टिकटॉक्स बनाई और लिप सिंगिंग करते हैं, छोटी छोटी वीडियोस शेयर कर देते हैं। गुलपाना की वीडियो भी केपी के डीसी ऑफिस की भी आई है, तो उसको फाइनल नोटिस जारी किया है। उसकी क्या बेस है? कानून आपको इसकी इजाजत देता है?
कानून बिल्कुल इजाजत देता है, क्योंकि जो इमोरलिटी है, इनडिसेंसी है, ये मुआशरे के अंदर बहुत नुकसानदेह है। और आपके खास तौर पे इस्लामिक जो वैल्यूज हैं, आपकी रिलीजियस बेसिस है आपके, जी वो पूरे शेक होते हैं अगर आपके अंदर इमोरलिटी आती है। तो इमोरलिटी जब आती है तो वो तो फिर एक जगह पर रुकती नहीं है, फिर वो हर आपके एस्पेक्ट के अंदर आ जाती है। ठीक तो लॉ तो हमें पूरी तरह इजाजत देता है। ठीक। सवाल ये है कि हमने बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करना है। हमने देखें, यूट्यूब है मिसाल के तौर पर, जी उसमें बहुत सारा कंटेंट जो सा है वो बड़ा पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, बड़ा एजुकेशन बेस्ड है, और अगर एंटरटेनमेंट भी है तो उसमें साफ सुथरी एंटरटेनमेंट भी है। ठीक इसके मुताबिक अगर आप देख लें तो टिकटॉक के अंदर जो एंटरटेनमेंट है वो सिर्फ एक ही नौयत की है, जी और उसका अगर आप सोसाइटी के एक सेगमेंट को देखें, वो सेगमेंट पूरी आपकी 220 मिलियन की पॉपुलेशन को किस तरफ लेके जा रहा है, ये बड़ा क्लियर है। हम अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी इस्लामिक वैल्यूज को छोड़कर चंद लोगों के लिए एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ओपन कर दें। आपको पता है तकरीबन जो ये स्मार्टफोन है, जो ये डिवाइसेस जो उनसी हैं, ये तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान में आ चुकी है। अच्छा अब इन अदर वर्ड्स, ये ऐसा ऐसा देहातों में और गरीबों में और हर जगह पर ये चीज जो सी है जी। ये पहुंच जाएगी। तो क्या इसके वो पहलू जो मुनासिब नहीं है और जो हमारी सोसाइटी से कमेंसरेट नहीं करते, क्या वो पहुंचने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए जी अथॉरिटी ने बारहा बीगो को भी कहा, और टिकटॉक के साथ तो मुसलसल कम्युनिकेशन चल रही है, और उनकी तो टॉप लेवल तक, जवाब क्या है? यानी उनकी, सॉरी, जवाब उनकी तरफ से क्या है जी? उनकी तरफ से जवाब देखें, जो हमारा आउटकम है उससे पता चलता है कि वो कितने कोऑपरेटिव है। हमने उनको बंद नहीं किया टिकटॉक को, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है, ठीक वो कोई मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने एक मॉडरेटर पाकिस्तान से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक वो इंशाल्लाह चंद दिनों में ज्वाइन भी कर लेंगे, और उसके बाद वो हमारे साथ पीटीए के साथ बैठ के कोई मैकेनिज्म वज़ा करेंगे। ठीक है। तो इसलिए उनको इतना स्ट्रिक्ट एक्शन के अगेंस्ट नहीं लिया गया। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो बीगो जो है उसका रिस्पांस उतना कोऑपरेटिव नहीं है। हमने बीगो को ये कहा कि आप इसको प्रोएक्टिवली मॉडरेट करें, और जो आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं कि जो मुसलसल इमोरल कंटेंट ही स्प्रेड कर रहे हैं, उनको आप बंद कर दें। लेकिन उन्होंने बात इधर उधर की और ये कहा कि अच्छा जी आप बताएं हमें, अब आप बताएं हमें का मतलब ये है कि हम उनके पूरे समंदर में से तलाश कर करके उनको भेजते रहे। अच्छा निसार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका विजिलेंस यूनिट है, आप लोगों ने कुछ ज़ाब्ता इखलाक तरतीब दिया है जो आप उनके साथ शेयर करें? जैसे आप कह रहे हैं कि आप बताएं, जैसे होता है जैसे प्रेस के हवाले से एक कोड ऑफ एथिक्स है, पेमरा का एक अपना एक ज़ाब्ता इखलाक है, तो पीटीए ने कुछ ज़ाब्ता इखलाक तरतीब दिया है और शेयर किया है इन तमाम मोबाइल एप्स एप्लीकेशंस के जो मुंतज़मीन है, जो करते धरते उनके साथ? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, सबसे पहले तो जो टॉप लेवल की लेजिस्लेशन होती है वो तो आपका एक्ट है, जो डायरेक्टली ड्रॉ हो रहा है, पावर ड्रॉ कर रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जी। तो ये उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रूल्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोमलगेट करती है। उसके बाद फिर रेगुलेशंस बनती हैं, और फिर उसके बाद एसओपीज बनती हैं जिनको आप कह लेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स। ठीक। जो इसके लॉ तो हमने सबके साथ शेयर किया हुआ। अच्छा। जो रूल्स हैं वो अभी फाइनल नहीं हुए, अभी नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने एक उसके ऊपर कमेटी बना दी थी, रूल्स बन गए थे लेकिन वो नोटिफाई नहीं हुए थे, और बिफोर नोटिफिकेशन उसके ऊपर मीडिया के अंदर और इस तरह थोड़ी सी कंसर्न्स थे लोगों के, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक रिव्यू कमेटी बनाई ताकि आप इसको देखें, सबको बात सुने, कंसल्ट करें और उसके बाद इनको रीड्राफ्ट करें। तो वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। इसके बाद रेगुलेशंस बनेंगे, लेकिन लॉ ये भी कहता है कि जब तक रूल्स नहीं बनते अथॉरिटी अपना काम नहीं रोकेगी, और इन स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद द लॉ। कब तक लॉस बन जाएंगे? वैसे लॉ बनना तो बड़ा नागुज़ीर है, क्योंकि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपका एक कानूनी जवाज होगा, एक ग्राउंड होगा ना निसार साहब, कि वॉयलेट किया इन्होंने। जो लॉ, जी आप सही फरमा रहे हैं, जो लॉ है वो ऑलरेडी
इन प्लेस है जिसको हम पैका कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक वो तो ऑलरेडी इन प्लेस है। ठीक जो है। रूल्स होते हैं, रूल्स क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके लिए ये दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाता। ठीक है। ये एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है, ये जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास और कैबिनेट के अंदर ये पास हो जाएंगे। ठीक। तो इसके लिए इनका ज्यादा ठीक है। वक्त नहीं लगेगा। ओके, एक और सवाल मेरा ये है कि ये जो आप लोग इन एप्लीकेशंस को बंद करते हैं आर्जी तौर पे या मुतनब्बे करते हैं उनकी मैनेजमेंट को, आपने बताया कि उनसे आपकी बातचीत और मुकालमा भी जारी है, आपको कोई फीडबैक जो मिलता है उसका क्या मैकेनिज्म है? किस तरह ये, आपने कहा कि आपको बहुत से पेरेंट्स की शिकायत आई, उसका कोई आप लोगों ने कोई मोबाइल ऐप तैयार की हुई है? क्या तरीक़ेकार है कि लोग आपको शिकायत करते हैं, या जो डिजिटल राइट ग्रुप्स के लोग हैं जो आपके इक़दामात के मुखालिफ हैं, जैसे आपने कहा एक जो है वो प्लेयर ने पबजी गेम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी, इसका क्या तरीक़ाकार वजह है? ये फीडबैक मैकेनिज्म का किस तरह लिया जाता है? जो कंप्लेंट सबमिट करने के लिए हमारे पीटीए में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म्स हैं, ठीक। जिन पर बेतहाशा कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू। ओके। लोग प्राइम मिनिस्टर पोर्टल को पूरा पाकिस्तान जानता है और हर तरह की कंप्लेंट वहां जाती है, उसमें वहां से फिल्टर होके वो डाइवर्ट हो जाती है रेलेवेंट पोर्टल्स। हमारे पास भी वहां से बहुत सी कंप्लेंट्स आती है, और फिर पीटीए में आने के बाद वो फर्दर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो किससे रिलेटेड है। एक तो ये पहलू है। रिटर्न कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती है, टेलीफोनिक कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती है। तो जिसने कोई शिकायत करनी होती है उसके पास मीडियम अवेलेबल है, वो इशू नहीं है, वो फोन कॉल पर भी कंप्लेंट कर देते हैं। जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेट करने का, वो सिर्फ ईमेल के थ्रू है, या जो उन्होंने अपने पोर्टल बना रखे हैं उनकी हमें एक्सेस दे रखी है, उसी के ऊपर हम उनकी कंप्लेंट भी दाखिल करते हैं और उन्हीं ईमेल के थ्रू ही उनके साथ हमारा साइकियाट्रिस्ट, मारे नफ्सियात से भी आप लोग इनपुट लेते हैं? जैसे आपने कहा इसके बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं बच्चों पे, एडिक्शन हो जाती है, वो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन हर तरह का ओपिनियन पाया जाता है। बाज़ लोग इसको जो है वो, चूंकि आपको इल्म है कि पेंडेमिक के दिन है और बहुत से स्कूलों में छुट्टियां हैं और 15 सितंबर तक अब ये छुट्टियां कंटिन्यू होंगी, एक्सटेंड कर दी गई हैं, तो बहुत से लोगों के लिए टाइम पास के लिए एक मशगूला भी है। तो इस हवाले से भी आपके पास ज़ाहिर बात है मारे नफ्सियात से भी आप लोगों ने राय तो ली होगी, वो क्या कहते हैं, इसके ज़्यादा मनफी असरात हैं और कम मुस्बत हैं? जी, हमने पबजी के हवाले से खास तौर पर जो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे हमने राब्ता किया है। ठीक। लेकिन सिर्फ उनसे राय लेना एक पहलू है और इसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट हासिल करना वो दूसरा पहलू है। वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें ऑब्वियसली वो पूरा सर्वे करेंगे लोगों के ऊपर, वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जी इसके कितने मनफी असरात आए और नहीं आए। ये तकरीबन 1 साल से ज्यादा का इसके लिए पीरियड चाहिए। दुनिया के अंदर इसके ऊपर रिसर्च हुई है, पेपर्स भी लिखे गए हैं। ठीक है। लेकिन देखने वाली बात ये है, हम उन पेपर्स को कंसीडर भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हीं पेपर्स के अगेंस्ट एक राय ये भी हमें पब्लिक से मिली कि भाई अगर ये पेपर्स इतने ही वैलिड थे तो उन अपनी कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं बन। ओके, ठीक है। यूएस के अंदर काफी पेपर्स लिखे गए इस पर। तो पेपर एक बात है लिखना, और उसको किसी पॉपुलर जर्नल के अंदर उसका आ जाना और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट होना, वो दूसरा पहलू। चलिए ठीक है निसार साहब, आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स पे इस हवाले से राय उनकी पाई जाती थी कि इसके लिए क्या निज़ाम वज़ा किया गया। हमने व्यूअर्स आपको ये बताया कि पीटीए के पास पूरा एक सेल है, साइबर विजिलेंस सेल, और जैसे निसार साहब बता रहे थे कि तरीक़ेकार है, फीडबैक भी लिए जाते हैं, रूल्स कानून मौजूद है, रूल्स तरतीब दिए जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द इसके रूल्स भी तरतीब दे दिए जाएंगे, ताकि चाहे वो पबजी गेम हो जिसके ज़्यादा मनफी असरात हैं, जैसे बताया गया कि कुछ मुबैना खुदकुशियाँ भी हुई लाहौर के हवाले से, नौजवान थे जिन गेम के एडिक्ट हो गए थे, और अब ये टिकटॉक, इसका भी गलत इस्तेमाल होता है, शायद इसका फ़ायदा भी हो, ज़ाहिर बात है जो इस्तेमाल करते हैं, मैं चूँकि खुद इस्तेमाल नहीं करता, और जो बिगो है उसको भी आर्जी तौर पे बंद किया गया है। अब देखना ये है कि जहाँ इसके फ़वायद हैं, इसके नुकसानात कहीं आउटवे तो नहीं करते। इस हवाले से जो है निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पीटीए के रोल और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स
چلتے چلتے اب تمام ویورز کو چونکہ آج ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے وہ 1 اگست 2020 کو ہوگی، تو انشاءاللہ پروگرام تو جاری رہے گا، لیکن چونکہ آج یہ خبر آئی ہے تمام اپنے ناظرین کو اور اپنے ویل وشرز کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد بھی دیں گے، ذی الحج کے چاند کی مبارکباد۔ اس دفعہ جو حج ہے وہ تو ریسٹرکٹڈ ہو رہا ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس، لیکن ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے سنت ابراہیمی پہ چلتے ہوئے۔ آپ سب کو پیشگی عید الاضحیٰ کی بھی مبارک، اور ذی الحج کے چاند نظر نہیں آئے لیکن 23 جولائی سے 1 ذی الحج ہوگی، اس کی بھی ایڈوانس مبارکباد۔ پروگرام میں یہ ایپیسوڈ ہمارا آپ کو کیسے لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور وضع، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو آپ سے کل رات 10:05 دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ Prime Minister's